सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में बीपीएससी निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है न्यायपालिका या जुडिशरी। ये टॉपिक भारतीय राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में जिस तरह से जले हुए नोट मिला वो, या न्यायिक सक्रियता का मामला हो जाए, न्यायिक पारदर्शिता की बात हो जाए, या कोलिजियम सिस्टम हो जाए, इन कई सारे मुद्दों को लेकर न्यायपालिका का मतलब टॉपिक काफ़ी चर्चा में आता है। और बीपीएससी या यूपीएससी इस तरह का निबंध पूछ सकता है, और यूपीएससी तो कई बार पूछा भी है। तो मैं इस लेक्चर में क्या करता हूँ, इस टॉपिक से जो भी अभी तक यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है या कुछ संभावित जो प्रश्न बन सकता है वो डिस्कस करूँगा। बाकी कुछ कंटेंट भी आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि जब भी कभी इस तरह का निबंध आए तो आप कुछ लिख पाइए। कुछ कविता बता दूंगा, कुछ दोहा बता दूंगा, और अंतिम में एक मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा कि न्यायालयीय सक्रियता और भारत का लोकतंत्र, ताकि आप ये सीख सकें कैसे ऐसे को लिखा जाता है। तो आइए मैं इसको शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के जो है टॉपिक में निबंध किस किस चीज़ का बन सकता है। एक तो है भाई, न्यायिक पहुंच को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, न्याय मिलने में देरी से बन सकता है, न्यायिक मामले का लंबन, जिस तरह से लंबित मामला उस पर बन सकता है, न्यायिक रिफॉर्म को लेकर बन सकता है, और न्यायिक सक्रियता को लेकर एक निबंध बन सकता है। बाकी या तो इसमें हम बोल सकते हैं न्यायिक पारदर्शिता को लेकर भी, कोलिजियम सिस्टम को लेकर भी, इस तरह से लेकर आपका इसमें ऐसे बन सकता है। अभी तक यूपीएससी जो पूछा है इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा 1997 में, न्यायिक सक्रियतावाद 1997 में पूछ चुका है, न्यायालयीय सक्रियता और भारत का लोकतंत्र 2004 में पूछ चुका है, न्याय को गरीब तक पहुंचना ही चाहिए, मतलब कि अगर कोई गरीब पुअर है तो न्याय उसको पहुंचना चाहिए, लोकतंत्र के भावना के एकदम अनुरूप है। अगर अन्याय होता है, किसी के साथ अत्याचार अगर कुछ होता है, न्याय तो मिलना ही चाहिए। हमारे आज़ादी के दौरान हमारे ऊपर जिस तरह से ब्रिटिश ने मतलब कि शोषण किया, तो उसी शोषण से मुक्ति के लिए हम आज़ाद हुए, हमारे देश में संविधान बना ताकि सभी तक न्याय मिलना चाहिए। तो ये न्याय को गरीब तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ आपको पता है कि फ्रांस जैसी बड़ी क्रांति का मेन वजह क्या है, वहाँ तो शोषण ही तो था। पूरी दुनिया में इतिहास में जब देखिए कोई भी क्रांति, उसका मेन वजह आम जनता का जिसे शोषण किया गया उसी के खिलाफ होता। आप ऐसा करके कुछ लिंक कर सकते हैं। एक और इसमें आपका है कि हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं। जो मानव जो भी नियम बनाता है, जैसे जाति प्रथा है, बाल विवाह है, ये सब कुछ जो मानवीय नियम है, इसका हम सामना कर लेंगे, इसका हम समाधान भी कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। प्रकृति अगर जहाँ वर्षा पड़ रही है या कोई धूप हो रहा है, उनका जो नियम उसका हम कैसे विरोध कर। इसलिए हमको पर्यावरण के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, पर्यावरण का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, और हमको सतत विकास की ओर बढ़ना चाहिए। तो ऐसा करके कुछ है। अब इसमें कुछ जो संभावित निबंध क्या हो सकता है कि क्या आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो पाई है। तो आप इसमें आज़ादी के 75 ईयर से लेकर अभी तक देखिए क्या क्या न्यायालयिक उपलब्धियां रहा है, लेकिन कई सारी कमियां भी आपको दिखाई पड़ेगा। अभी लगभग 4 करोड़ से अधिक मामले जो है ना लंबित है, मतलब वही अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँच पाई है। न्याय पहुँचने में क्या क्या समस्या है, वो कौन सी वजह है कि अमीर लोग को जल्द से जल्द जमानत मिल जाता है, बल्कि गरीब लोगों को मतलब कि आदत का चक्कर काटते काटते उसका जीवन खपत हो जाता है। ऐसा कुछ आपको बात लिखना पड़ेगा। समय पर न्याय का ना मिलना भी लोकतंत्र के प्रति भरोसे पर प्रहार करता है, ये भी आप एक बन सकता है। न्यायालयीय सक्रियता का प्रयोग आखिरी उपचार के तौर पर होना चाहिए। देखिए, हमारे सरकार के 3 अंग हैं। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव है, इधर आपका मतलब विधायिका है, और यहाँ आपका क्या है, जुडिशरी न्यायपालिका है। तो जब कभी ये विधायिका या कार्यपालिका अगर सही ढंग से काम नहीं करती, तभी आपका न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता। तो वही आपको यहाँ पर लिखना था, ये क्या होता है, आखिर इसका क्यों हुआ, इसके क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव, इन सब बातों को इस ऐसे में आपको क्या करना है, लिखना। अब आइए हम इस जब भी कभी आप इस टॉपिक का निबंध लिखें, कुछ में पंक्ति दोहा डिस्कस आप लोग के साथ करता हूँ, ताकि आप उसको ऐसे में इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक सबसे अच्छा जो है ये है कि जुर्म साबित नहीं हुआ, ठीक ना, यह सबसे बड़ा जुर्म है। न्याय अंधा होता है, न्याय बहरा होता है, न्याय हृदयहीन होता है, न्यायाधीश बुदबुदाता है। ये विश्वनाथ प्रताप तिवारी जी का कविता। एक और है, इस शहर में चलती है हवा और की तरह, ठीक ना, जुर्म और तरह के हैं और सजा और तरह के, ये भी लिख सकते हैं। एक और यहाँ कर सकते हैं कि
कि यहाँ पे मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला आएगा, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक ना। एक और है, पेश तो होगा अदालत में मुकदमा बेशक, जुर्म कातिल की ही सर हो ये जरूरी तो नहीं। मतलब कि भ्रष्टाचार या ऐसे चीज़ों में लोग छूट जाते हैं, मतलब पैसा दे के न्यायिक प्रक्रिया में, और गरीब फंस जाते हैं। अब यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और है, न्याय में देर करना न्याय को अस्वीकारने के जैसा बराबर है। एक और यहाँ कर सकते हैं आप, यहाँ एक रामधारी सिंह दिनकर का एक काफ़ी अच्छा कविता है, आप कई ऐसे में यूज कर सकते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा, आधा आधा बांट दो, ठीक ना। अगर इसमें भी बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं। प्रेमचंद जी का एक स्टेटमेंट है कि न्याय वह है जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे, यह नहीं कि खुद की कागज के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। ऐसा भी कर सकते हैं। इतना अगर आप याद रखेंगे 4-5 कोटेशन, तो आप इजीली इस टॉपिक को जो है ना क्या करते हैं, कर सकते हैं। एक और कहता है कि जितना अधिक भ्रष्ट राष्ट्र होगा उतने अधिक कानून होंगे। देखा, ये भी आप कोई लाइन यूज कर सकते। चलिए अब इसमें हम लोग चलते हैं कि क्या क्या कंटेंट आप इसमें यूज कर सकते। पहला है, देखिए इसमें टॉपिक जो बनता है न्याय की पहुंच। देखिए न्याय तक पहुंच एक बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि किसी भी राज्य के नागरिक को राज से 2 अपेक्षाएं होती, एक तो होती है त्वरित न्याय की, दूसरा होता है सुरक्षा की, ठीक ना। अगर ये दोनों चीज़ें नागरिकों को मुहैया हो जाता है तो किसी भी तरह का क्रांति या असंतोष की घटनाएं नहीं होगी, ठीक ना, और सभी समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ठीक ना। इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो न्याय के अभाव और सुरक्षा की भावना की वजह से ही राज के खिलाफ नागरिकों के सर्वाधिक विद्रोह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, देख लीजिए फ्रांस की क्रांति में वहाँ 3 स्टेट था, थर्ड स्टेट के साथ जिस तरह का न्याय नहीं मिलना ही क्रांति का आरंभ का कारण था। और भी कई सारी जो क्रांतियां इतिहास में आप देखिएगा, उसका वजह क्या है, नागरिकों के खिलाफ जो है ना शोषण। ब्रिटिश हमारे यहाँ जब शासन करने आया तो क्या उनके पास न्याय ऐसी कोई अवधारणा तो थी नहीं। हम लोग के साथ जिस तरह शोषण का हुआ, तो उसी के खिलाफ तो गांधी जी या उसके पहले भी कई तरह के मूवमेंट आप दिखाई पड़ता है आपको। तो लिहाजा भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में भी यह देखना गौरतलब है कि एक राज्य के तौर पर भारत अपनी न्यायिक पारदर्शिता की अवधारणा बना पाने में कितना असफल अथवा सफल हो पाया। आज़ादी के 75 ईयर्स बाद हमको ये देखना पड़ेगा क्या हम कर पाए क्या नहीं कर पाए। कोई शक नहीं कि आज के नागरिकों में भारत की न्यायिक प्रणाली को लेकर यह भावना बलवती हो रही है कि यहाँ आम नागरिकों को न्याय मिलना दुरूह और दुष्कर है, तो वहीं सामर्थ्यवान लोगों को न्याय व्यवस्था में खास तहरीज दी जा रही है, ठीक ना। जिस तरह से नोटों का बंडल या ऐसे चीज़ों का जो जले हुए नोटों का मिलना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है, ठीक ना। व्यवस्था के खिलाफ पनप रही इस नकारात्मक भावना का मूल कारण सिर्फ यह नहीं है कि कुछ सामर्थ्यवान को जमानत आसानी से मिल जा रही है। इसका मूल कारण यह है कि आम जन के लिए न्यायिक जो पहुँच है या प्रणाली बहुत कठिन हो गई। भारी संख्या में मुकदमे लंबित हैं, मामले का निस्तारण ही नहीं हो रहा है। स्थिति इतनी जटिल बन चुकी है कि बहुत सारे लोग अपने जमानत के अधिकार तक से भी वंचित हैं। सबसे बड़ी बात है कि जज की संख्या कम है, ये भी आप जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना कि न्यायिक व्यवस्था इतनी महंगी है, जटिल और लंबी खींचने वाली हो गई भारत की, ठीक ना। उसके बाद अगर कोई आम आदमी भी न्याय के लिए अदालत की शरण लेता है तो वकील की फीस समेत अदालत प्रक्रिया यहाँ वहाँ लगने वाले शुल्क आदि तमाम खर्चों के लिए आर्थिक तौर पर तैयार वो नहीं हो पाता है। मतलब कि गरीब व्यक्तियों के लिए किसी भी तरह से आसानी से न्याय नहीं मिल पा रहा है। और अंग्रेजियत का असर हमारी न्यायिक व्यवस्था प्रणाली पर कुछ यूँ पड़ा है कि आज भी उच्च न्यायिक प्रणाली में भारतीय भाषाओं को जगह नहीं दी। हालांकि कई जगह जैसे कि डिजिटल का यूज करके लोकल भाषाओं में भी जजमेंट या बहस हो रहा है, लेकिन हाँ अभी भी इस तरह का चीज़ें आपको नहीं हो रहा। भाषा की समस्या लिखा सकते हैं। उसके बाद इसमें यह है कि हाँ एक चीज़ और है कि ठीक है कि 100 दोषी भले ही छूट जाए परंतु एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यह भी सही नहीं कि न्याय की बाट जोहती भूली आंखें कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते ही किसी दिन बंद हो जाए। आप ये चीज़ों को इसमें लिख सकते हैं। न्याय तक पहुंच की समस्या में आप ये बाकी देखिए, न्याय मिलने में देरी भी एक बड़ी समस्या हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था का रहा है। जैसे कि इसमें एक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा गेट का एक डेटा है कि लगभग अधीनस्थ न्यायालय में 2.2
1.9 करोड़ मामले, हाई कोर्ट में 50 लाख मामले और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 57-58 हज़ार से अधिक मामले लंबित है। मतलब कहा जाए लगभग 4 करोड़ के आसपास तो पूरे न्यायालय मामले लंबित है। और विधि आयोग का रिपोर्ट कहता है कि इस मामले को निपटने में लगभग 400-500 वर्ष लग सकता है। और हमारे यहाँ प्रति 10 लाख पर आबादी पर 20 न्यायाधीश उपलब्ध है। और न्यायालय में दायर 50% से अधिक मामले में एक मामले को अधिकतम 3 स्थगन की अनुमति देने वाले नियम का अनुपालन नहीं किया जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपका मामला और लंबित होता जा रहा है। आगे देखिए इसमें क्या है कि हमारे देश में एक चीज़ है कि न्यायिक अवसंरचना हम जीडीपी का बहुत ही कम हिस्सा खर्च कर पाते हैं, ठीक लिखा सकते हैं। उसके बाद जो है न्यायालयों ने अपने कार्य संचालन, मुकदमे के निपटान या जुडिशियल टाइम में सुधार करने हेतु न्यायालय प्रबंधकों के समर्पित पदों का सृजन किया गया है। हालांकि अभी तक केवल कुछ ही न्यायालयों ऐसे पदों की भर्ती, मतलब कि आपका ना ह्यूमन रिसोर्स की भी कमी आपको न्यायालय में देखने पड़ता है। अब देखिए जब आपका न्याय में देरी होगा तो इसका प्रभाव क्या क्या होगा। देखिए प्रभाव इसमें ये लिख सकते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत प्राण दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत ये शामिल है, उसको लंबित होना। एक असक्षम न्यायपालिका का सामाजिक विकास पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिससे कि प्रतिवर्ती आय में कमी, गरीबी दर में वृद्धि होता है। ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक ना। अपराध में वृद्धि होगा, ऑब्वियस सी बात है। देश की अर्थव्यवस्था भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि देखिए अगर न्यायिक मामले जितना लंबित होगा तो लोगों का खर्चा तो उसमें होगा ही होगा। लोग अपना सामाजिक आर्थिक विकास करेगा कि न्याय में पैसा खर्चा करेगा, ठीक ना। अब जो लंबित मामले हैं इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। पहला बात देखिए ये है कि अवसंरचना हम सुधार करना पड़ेगा। न्यायालय का स्थापना किया जाए, अखिल भारतीय न्यायिक व्यवस्था का सेवा का गठन किया जाए, मामले के निपटान तो एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण किया जाए। ये सब हम काम करके आईटी का प्रयोग किया जाए, कई सारे और स्थानीय भाषा में निपटान हो जाए। जो है लोकपाल का स्थापना या जो स्थानीय स्तर पर ही जो है ना मामले का निपटान, ये सब हम लोक अदालत का स्थापना हम कर सकते हैं। तो लोक अदालत लिख दीजिएगा। ऐसे मध्यस्थता का हम उपाय कर सकते हैं ताकि हम जितने मामले पेंडिंग हैं उसको जल्दी से हम क्या करें, ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यायिक सक्रियता को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगर इस तरह का निबंध आएगा तो आपके थोड़ा सा ईजी हो, क्योंकि कहीं ना जीएस का भी टॉपिक आप पढ़ते थे। इसमें सिंपल ये करना है कि सबसे पहले इसका मीनिंग आपको पता ही है कि न्यायपालिका जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करके कोई निर्णय सुनाती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। देखिए न्यायिक सक्रियता से हमें दो बातें स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। पहला यह है कि न्यायालय अपने न्यायिक समीक्षा के अधिकार को हर कीमत पर बनाए रखना चाहता है। दूसरा, न्यायालय अपने इस जो है अधिकार का लगातार विस्तार कर रहा है। मामला चाहे संसद का हो या विधानसभा का हो, इसमें होने वाली घटनाएं अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय हो या संसदीय अधिकार का न्यायिक सक्रियता के दायरे में आ गए हैं। न्यायालय ने अपने इस अधिकार का विस्तार मूलतः जनहित याचिकाओं के माध्यम से किया है। तो अब इसमें देखिए न्यायिक सक्रियता क्या है वो लिखेंगे। आखिर न्यायिक सक्रियता बढ़ने का क्या कारण है। कहीं ना कहीं पीआईएल की संख्या बढ़ती जा रही है, विधायिका का जो काम करना है वो नहीं कर रही, कार्यपालिका अपना ढंग से काम नहीं कर पा रही, इसलिए आपको न्यायिक सक्रियता का मामला देश में क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। ये भी है आपका। तो ये इसमें आप इतना ले, लेकिन हाँ इसमें आपको सिंपल सी बात है कि यही यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ा, वही कि पीआईएल के मामले पर बहल करते हुए न्यायपालिका ने स्वास्थ्य संबंधी दास्ता, बाल श्रम, जेल में बंद कैदियां, विचाराधीन कैदियों की स्थिति, संरक्षण गृह की स्थिति, निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों की स्थिति, इन सब की वजह से जो है ना न्यायिक सक्रियता का दायरा क्या हो गया, बढ़ गया। या प्रदूषण का मामला हो गया है या फंडामेंटल राइट के हनन का बात हो जाए, इन सब वजह से न्यायिक सक्रियता ने सुनिश्चित किया है कि सत्ता में बैठे लोग अपने राजनीतिक संबंधों का लाभ उठाकर मनमानी ना कर सके, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे न्यायिक सक्रियता और क्या क्या हुआ है। न्यायालय ने खदानों में मजदूरों की दुर्दशा का मामला हो, बच्चों पर अत्याचार का मामला हो, बाल श्रम हो, ताजमहल का संरक्षण हो, गंगा नदी प्रदूषण हो, वाहनों बढ़ता प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, इस सब की पर निर्णय जो है ना कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता के तहत ये दिया है, एक कर सकते हैं। अब देखिए चिंताएं इसमें ये है कि कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता से जो है ना जो न्यायिक समीक्षा के अधिकार से आगे चली गई, कई मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा ही अतिसक्रियता दिखा दिया, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है और एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है कि भाई ज़्यादा सक्रिय होना भी सही बात नहीं है।
ठीक है, भारत में जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता में महत्ता प्राप्त की है, जिसे किसी कानून या अधिनियम में पर्याप्त नहीं किया गया। न्यायिक सक्रियता की आलोचना करने वाले का मानना है कि इससे लोकतंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के इसमें क्या है, खिलाफ है। और दो जो अंग है वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, इससे कमज़ोर हो रहा है। अब इसमें आगे के रहा है, इसमें यही हम कर सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता के विरुद्ध चाहे जितनी बातें कही जाए, लेकिन हम इस बात में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि इसने देश के गरीब, वंचित और हाशिए पर खड़ी जनता की गिरती दशा को सुधारने में कार्य किया है। इसके द्वारा राज और शासन व्यवस्था द्वारा किए जाने वाली कई गलतियों को सुधारा गया है। न्यायिक शिथिलता के कारण बहुत सारे लोगों को कानून का संरक्षण नहीं मिल पाता था, उन्हें न्यायिक सक्रियता के कारण कानून का संरक्षण मिला है, एक हुआ है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ऐसे मामले में कमी आई है। सिर्फ न्यायपालिका स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं कर सकती, इसके लिए जरूरी है कि सरकार का प्रत्येक अंग अपने दायित्वों और कार्यों का निर्वहन करे। इस स्थिति में सुशासन की गारंटी दी जा सकेगी। साथ ही विधायिका कार्यपालिका को न्यायपालिका या जन दबाव में आए बिना कानून एवं नैतिकता का फायदा लेते हुए अपनी वैधता स्थापित करनी होगी। मतलब कि आपको एक ऐसे करके पॉजिटिव में एक मध्यम मार्ग, आप यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट था कि भाई सबको अपने अपने दायरे में रहकर काम करने की आवश्यकता है, किसी को अति सक्रिय ना मतलब हो। और सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक मूल्यों के अकॉर्डिंग सब काम करे, तो कहीं कोई समस्या देश में नहीं आने वाली है। इसमें लास्ट में अगर इस तरह कोई निबंध आ जाए, न्यायिक सक्रियता और भारत का लोकतंत्र, तो इसमें कैसे कैसे लिखना मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहली बात, ये दो टॉपिक है आपका, न्यायिक सक्रियता और आपका एक भारत का लोकतंत्र। इसमें सबसे पहले आप ये करेंगे कि ये न्यायिक सक्रियता क्या होता है, आखिर इसको बढ़ावा देने की कौन कौन सी स्थिति परिस्थिति है, क्या क्या माध्यम या टूल्स की वजह से बढ़ रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए क्या ये जो सक्रियता है न्यायालय का, ये लोकतंत्र क्या इससे एम्पावर हो रहा है, इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में लिखा। बाकी कुछ आप एक दो पैराग्राफ भारतीय लोकतंत्र के बारे में भी जो ना, प्राचीन पद्धति लोकतंत्र क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बाकी दोनों को लिंक करके आपको आंसर को क्या करना है, लिखना है। और अंतिम में आप जो इसमें कई बार कुछ रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हो। अंतिम में एक यहाँ कि शक्ति का संतुलन या शक्ति का पृथक्करण, ऐसे करके आप एक अंतिम सा भूमिका निष्कर्ष लिखेंगे। इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहला ये है कि कहा जाता है कि प्रजातंत्र तब है जब अमीर लोग नहीं बल्कि गरीब लोग शासक होते हैं, ठीक ना। उपरोक्त कथन भारत जैसे विशाल विविधतापूर्ण गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में उपयुक्त प्रतीत होता है, जहां शासन के तीनों स्तंभों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अद्वितीय भूमिका दी गई है, ठीक ना। भारत जैसे बहुलवादी राष्ट्र में विधायिका अर्थात विधि का निर्माण वाली संस्था है, कार्यपालिका उसका लागू करने वाली, और न्यायपालिका उपरोक्त विधि की व्याख्या और न्याय निर्णय का प्रस्तुत करती है। देखिए, जो भूमिका लिखा गया, कोशिश किया गया जो कि ऐसे का मेन थीम है ना, उस दोनों को शामिल किया जाए। यही आप कीजिए, किसी भी भूमिका में आप पहला काम ये कीजिए, जो ऐसे का मेन थीम है ना, उसी थीम के आसपास रह के इंट्रोडक्शन लिखिए। अगर भूमिका में भटका होगा तो नंबर आपको कम मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 का जिक्र कर दीजिए कि जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण की बात की गई। अब आगे इसमें क्या करेंगे कि हाल ही में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता को दिखा रही है। न्यायिक सक्रियता का आपका मतलब दिखा दीजिए, एक पैराग्राफ में मतलब दिखा दीजिए, ठीक ना। दूसरा, आप कुछ एग्जाम्पल दें, जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, गिनी पटाखों को बढ़ावा, कहीं ना कहीं ये विधायक का काम है, यहाँ पे किया गया। बाकी और भी कई सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। दूसरा, आप दिखाइए कि भारत में न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता की शक्ति अमेरिकी संविधान से कहीं ना कहीं आया है, जिससे न्यायिक भारतीय संविधान अधिकारों के 32 है, अनुच्छेद 226 है, PIL है, जनहित याचिका, इस सब के जरिए जो है आपका ये न्यायिक सक्रियता संभव हो पाया है। ये दिखा दीजिएगा, यहाँ पर दिखा दीजिए कि जनहित याचिका आपका PIL के तहत, न्यायिक समीक्षा के तहत, संवैधानिक व्याख्या के तहत, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देने में टूल्स हैं। और आप यहाँ पर देखिए, चूँकि वर्तमान में जैसे वैश्वीकरण या नवीकरणीय युग में न्यायिक सक्रियता की महत्ता आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार्यपालिका जो विधायिका वो अपने सही ढंग से आपका काम नहीं कर पा रहे, आप ये दिखा देंगे। बाकी नेक्स्ट इस पर ये लिखेंगे कि न्यायपालिका को कहीं ना कहीं संविधान का संरक्षक और रक्षक बताया गया है। जब नागरिकों के पास सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो न्यायपालिका की सक्रियता में बढ़ोतरी देखी जाती है, आप ये भी दिखा सकते हैं। आगे यहाँ पे चल सकते हैं कि लेकिन कभी कभी जो है ना न्यायिक सक्रियता अति सक्रियतावाद में बढ़ गया, जो कि कहीं ना कहीं शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। कई सारे ऐसे मामले में जो है ना, जैसे श्रम नीति के मामले में देखा गया कि पर्यावरण से जुड़ के
न्यायालय ने निर्णय दिया, जो कहीं ना कहीं अतिशक्तावाद को जो है ना अतिशक्तावाद का एग्जाम्पल है, ये कर सकते हैं। अब इसमें आप ये लिखेंगे कि भारतीय संविधान जो है ना ये बताता है कि तीनों अंगों में शक्ति संतुलन की वकालत करता है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको सामंजस्य और संतुलन बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो अगर न्यायपालिका ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो लोकतंत्र पे काले बादल की छाया मंडराने लगेगा, ठीक ना। ये आपको करना पड़ेगा और कोशिश यही होना चाहिए कि जो भी बॉडी है, चाहे विधायिका हो, उसका काम है अपना कानून बनाना, कार्यपालिका का लागू करवाना, इन सब पर जो है ना सब अपने अपने ढंग से बॉडी काम करे, तभी अच्छा होगा, तभी लोकतंत्र एक बेहतर हो पाएगा। और चूंकि हमको 2045 तक विकसित भारत बनना है, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ बात लिख के आप इसे क्या करेंगे, ख़त्म करें। अंतिम में लोकतंत्र का पौधा जितना विस्तृत विशाल विविध होगा, समस्ता के अंगों की महत्ता उतनी भव्य होगी, तो आओ इससे मिलकर पल्लवित और पुष्पित करें। इसे करके आप इसे को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।